हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सिंप्लेक्स मेथड पे थ्योरी हमने या सिंप्लेक्स एल्गोरिदम लास्ट वीडियो में हमने देखा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके सिंप्लेक्स मेथड को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, या मैं यूँ बोलूँ कि जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लेक्स मेथड पे आपके एग्जाम में, एक कंप्लीट एग्जांपल करेंगे हम लोग। ठीक है, सिंप्लेक्स एल्गोरिदम को जरा याद करिए। और मैंने आपको बोला था ना कि लास्ट जो वीडियो में मैंने एल्गोरिदम बताया था कि स्टेप्स समझ लीजिए, न्यूमेरिकल एक करेंगे और न्यूमेरिकल करने के बाद वापस जाके जब वही एल्गोरिदम जो मैं आपको बताया था अगर आप चेक करेंगे, फिर से वापस जाके उसको पढ़ेंगे तो फिर चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। एनीवेज, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सिंप्लेक्स मेथड की जो एल्गोरिदम थी, इस पे अगर मैं बात बोलूं तो क्या सबसे पहले क्या करना था, जो गिवन एलपीपी है ना उसको सबसे पहले क्या करना था, पहला स्टेप क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए। अब कोई भी एलपीपी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलते हैं, जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है, कोई इशू नहीं। सारे के सारे जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए 3 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो इनको जो है हम लोग इक्वेशन फॉर्म में बदलना है। पहले वो इक्वेशन फॉर्म में हो। राइट हैंड साइड जो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, ये 2, 10 और 12, ये सब के सब नॉन निगेटिव हैं तो होने चाहिए, यहाँ पे हैं, कोई इशू नहीं है। और सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल्स क्या, नॉन निगेटिव। तो जो 4 कंडीशंस थे या प्रॉपर्टीज थी स्टैंडर्ड फॉर्म में एलपीपी का, उसमें से 3 तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो रही हैं, बस एक जो है ना, ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स है ना, वो इक्वेशन फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में बदलना होगा। और याद रखिए कैसे बदलेंगे, आप सरप्लस या स्लैग वेरिएबल्स ऐड, मतलब स्लैग वेरिएबल्स ऐड करते हैं या सरप्लस को यूज करेंगे, सरप्लस वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे देखिए सब के सब इनइक्वलिटीज लेस देन और इक्वल टू टाइप की हैं, कोई इशू नहीं। हम स्लैग वेरिएबल्स ऐड करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसके लिए S1, इसके लिए S2 और इसके लिए S3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। क्या करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है ना, यही से स्टार्ट करते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल्स S1, S2 and S3 given LPP in standard form, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, चलिए, तो यहां पे स्लैग वेरिएबल्स 3 स्लैग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्स जेड दिस इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, ठीक है ना। और यहां पे आता हूं, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट जो थे, अब इक्वेशन बन जाएंगे x1 प्लस x2, और यहां पे ध्यान दीजिए s1 यूज करेंगे तो प्लस s1, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक, ये मैं इस पे छोड़ रहा हूं, उसका रीजन है, मैं आपको जस्ट अभी आगे पता चल जाएगा। पहला जो कांस्टेंट था इक्वेशन फॉर्म में बदल गया, यहां पे S2 यूज करेंगे तो 5x1 प्लस 2x2 प्लस, यहां पे देखिए S2 मैंने यूज किया, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 ना, 10। और यहां पे आप क्या ऐड करेंगे, स्लैग वेरिएबल S3, तो 3x1 प्लस 8x2, ठीक है ना, और यहां पे प्लस S3, दिस इज इक्वल टू 12। अब बीच में ये जो गैप छोड़ा है मैंने, उसका रीजन है, सिंपल सी बात है, पहले वाले में स्लैग वेरिएबल S1 ऐड करना था, सेकेंड में S2, थर्ड में S3। अब देखिए यहां पे क्या है, S2 S3 तो पहले वाले में नहीं है, तो इसको लिख दीजिए 0 S1 प्लस 0 S2।
आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट ऐसे लिखते हैं ना तो आपका कैलकुलेशन कम, मतलब जो कैलकुलेशन एरर होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पे S1 नहीं है तो 0S1 प्लस S2 और प्लस 0S3। उसी तरीके से यहाँ पे 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2। तो मैंने क्या किया कि पहले वाले में S1 था, सेकेंड में S2, थर्ड में S3, और जैसे यहाँ पे S2 S3 नहीं थे, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, S2 S3 नहीं थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया S2 और S3 लिखा, उसका कोफिशिएंट 0 कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे S2 था, S1 और S3 नहीं थे तो उनका कोफिशिएंट 0, और यहाँ पे S3 है, S1 S2 नहीं है तो उनका कोफिशिएंट 0 कर दिया। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन एरर कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, मैंने आपको बोला था ना कि जब भी आप लिखें यहाँ पे जो स्लैग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं ना, याद करिए उनका कोफिशिएंट को क्या बोलते थे, कॉस्ट वेक्टर। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है ना, इसका S1 का भी 0, S2 का भी 0 और S3 का भी 0 कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, X1 X2 ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिए हुए हैं, S1 S2 S3 ये स्लैग वेरिएबल्स है, इनका प्रॉपर्टी क्या था, ये नॉन नेगेटिव होते हैं, तो इनको भी नॉन नेगेटिव कर दीजिए। अब देखिए मैंने जब बनाया, ये एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 4 प्रॉपर्टीज थी ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेक करिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज, सारे के सारे कांस्टेंट इक्वेशन फॉर्म में हैं, राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव है, और सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल्स क्या है, नॉन नेगेटिव, ये भी है। तो यहां से हमने क्या देखा कि ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया मेरा ये एलपीपी, ठीक। अब इसके बाद स्टेप 2 क्या था, याद करिए, बेसिक सोल्यूशन हमें निकालना होता है। तो याद करिए, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमें निकालना है, ठीक। और सिंपलेक्स एल्गोरिदम क्या गारंटी देता है, हर एक स्टेप पे सोल्यूशन मेरा जो है ना वो क्या होगा, बेसिक फिजिबल होगा और ऑप्टिमिलिटी की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पे सबसे आसान जो तरीका होता है मैं आपको बताऊं ना, कि जब भी बेसिक वेरिएबल्स आप लेंगे, याद करिए क्या था कि m इक्वेशन, याद करिए जो बेसिक सॉल्यूशन पे मैंने किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ठीक है ना, और n कांस्टेंट हुआ करते थे ना, ठीक है ना। तो n माइनस m वेरिएबल्स को आप क्या करते थे, 0। तो यहां पे ध्यान दीजिए कितने इक्वेशंस हैं, m की वैल्यू यहां पे क्या है मेरी 3 है, और अननोन्स कितने हैं, अगर टोटल देखें 2 पहले से थे, 3 स्लैक हो गया तो टोटल 5 हो गए। तो 5 माइनस 3 मतलब 2 वेरिएबल्स को आप क्या करेंगे, 0 सेट करेंगे। अब यहां पे ये तरीका है, आपको बता दूं कि जब स्टार्ट करिए ना, तो ये स्लैग जो वेरिएबल्स है, इनको आप जितने भी स्लैग वेरिएबल्स हैं इनको आप क्या कर लीजिए, बेसिक वेरिएबल यूज कर लीजिए, ठीक है ना, बेसिक वेरिएबल। और बाकी जो 2 पहले से हैं इनको आप 0 सेट कर दीजिए, मतलब इनको नॉन बेसिक ले लीजिए, सच दैट ये जो बेसिक मैट्रिक्स होगी ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो S1 S2 S3 के करस्पॉन्डिंग जो आ रही है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। ये देखिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेगी ना, S1 S2 S3 को लेके ये जो मैट्रिक्स बनेगी, यही सब मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर हो गया। तो यहां से हम क्या हुआ, याद करिए, जो एक्स भी हुआ करता था, इसका डिफिनीशन था निकालने का बी इनवर्स बी ना। तो बॉडी मैट्रिक्स मेरी या बेसिस मैट्रिक्स ये हो गया, ये जो बी है ये वाला कॉलम होगा ना 2 10 12, इससे हम निकाल लेंगे आसानी से। तो अब क्या हुआ कि इनिशियल बेसिक, यहां पे आप लिखेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनको जो है x1 और x2 को मैंने क्या किया, 0 सेट किया। तो देखिए जैसे ही 0 सेट करेंगे तो यहां पे चाहिए फार्मूला लगाए या डायरेक्ट आ जाएगा। जब 0 सेट कर दिए x1 x2 को, तो यहां से s1 की वैल्यू 2, ठीक है ना, s2 की वैल्यू 10 और s3 की वैल्यू क्या आ गई 12। ये मेरे बेसिक सोल्यूशन हो गए, यही मेरे क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ये मेरा आया, ये मेरा क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आया।
नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या है, देखिए x1 और x2, क्यों, क्योंकि इनको मैंने 0 सेट कर दिया। समझ में आया कि नहीं? ये हर एक जब भी स्टार्ट करेंगे आप कोई भी एलपीपी सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद ओरिजिनल डिसीजन वेरिएबल जो थे ना उनको आप 0 सेट करिए, मतलब नॉन बेसिक लीजिए, और बाकी जो स्लैग वेरिएबल्स आ रहे हैं ना उनको यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो ये मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। चलिए, अब ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया था, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको कहीं से कोई इशू ना हो। अब चलिए, अब क्या करते थे याद करिए, स्टेप अगला जो था सिंप्लेक्स का जो एल्गोरिदम बताया था, अब आप सिंप्लेक्स टेबल में रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल ना, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। अब यही से मेन आपको ध्यान देना है, सारे कैलकुलेशन यही से करते हैं। तो मैंने क्या क्या लिखा था याद करिए, क्या क्या लिखा था। सबसे पहले स्टार्ट किया था CB, ये क्या था, कॉस्ट वेक्टर था बेसिक वेरिएबल्स का। फिर मैंने लिखा था YB, याद करिए। फिर मैंने लिखा था XB, और फिर यहाँ पे जो डिसीजन वेरिएबल्स थे Y1 Y2, मैंने क्या बोला था, Y1 किसके लिए, X1 के लिए, Y2 X2 के लिए, और यहाँ पे और जो वेरिएबल्स हैं अभी जो फिलहाल बेसिस में S1 S2 S3 हैं, तो आप चाहें तो Y3 Y4 भी लिख सकते हैं, बट इनके लिए वही लिखिए S1 S2 और S3। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। फिर आपको क्या करना था, ये टेबल बना देनी है। चलिए, मैंने टेबल बना दिया, ठीक है ना, ऐसे। और चूंकि यहाँ पे 3 है तो ऐसे ही थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन भी आसानी से आप कर पाए। चलिए, इतना पहले इस टेबल को फिल करिए। जब भी सिंप्लेक्स टेबल आप बनाए फ्रेंड्स ना, तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप जाएंगे और सबसे पहले कॉस्ट वेक्टर, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स को यहां पे ऐड लिखिएगा। तो क्या है बेसिक, YB मतलब बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स क्या है, S1 S2 और S3। तो ये हो गया S1 S2 और S3, ये बेसिक वेरिएबल्स हो गया। अब इनका ये क्या था, CB क्या था, कॉस्ट वेक्टर ना। कॉस्ट वेक्टर देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला है तो यहाँ पे क्या है, 0 0 0 कोफिशिएंट ही ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0 0 0। S1 का कोफिशिएंट 0, S2 का कोफिशिएंट 0, S3 का कोफिशिएंट 0 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये चीज याद रखिए। तो पहले बेसिक वेरिएबल भर लेंगे, यहाँ पे फिल कर लेंगे, उसके बाद कॉस्ट वेक्टर वाला कॉलम फिल करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जाके। और जनरली आप देखेंगे सिंप्लेक्स टेबल में, सिंप्लेक्स मेथड में स्टार्टिंग जो होगा वो 0 0 0 ही होता है। अब इसके बाद आप XB फिल करिए। XB क्या है, ये बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज, और ये देखिए आपने कैलकुलेट किया है 2 10 और 12, ये चीजें आप याद रखें। तो 2 10 और 12 ये फिल कर लिया। अब ये क्या था, कॉन्स्टेंट जो बनाएंगे ना, पहले कॉन्स्टेंट में कोफिशिएंट, ये देखिए यहां से X1 का कोफिशिएंट 1 1 1 और ये बाकी 0, तो ये फिल कर दीजिए। X1 किसके लिए यूज किया था मैंने, सॉरी Y1 X1 के लिए यूज कर रहे हैं, तो X1 का कोफिशिएंट 1, X2 का कोफिशिएंट 1, ये भर दीजिए पहले कांस्टेंट में। S1 का कोफिशिएंट पहले वाले में 1 है और यहां पे देखिए ये 0। अब आते हैं सेकेंड कांस्टेंट में, आइए सेम कोफिशिएंट X1 का 5 2, तो पहले इसको 5 2 फिल करिए, X1 का 5 इसका 2, प्लीज चेक करिएगा। और यहां पे देखिए S1 का 0, S2 का 1 और S3 का 0, तो 0 1 और 0। अब थर्ड वाला आइए, थर्ड में देखिए 3 8 0 0 1, तो इसको फिल कर दीजिए 3 8 0 0 1। समझ में आ गया कैसे फिल करते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे इस टेबल में जो भी यहां पे बेसिक वेरिएबल्स होंगे ना, उनके करस्पॉन्डिंग जो ये मैट्रिक्स बनेगी ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। मैंने इसको जस्ट आपको सर्कल कर दिया ताकि आपको दिखे, चीजें समझ में आए। तो कैसे टेबल बनाते हैं, फिर से ये आपने लिख लिया, Y1 X1 के लिए यूज किया, Y2 X2 के लिए।
ठीक है। पहले बेसिक वेरिएबल्स वो यहां से आते हैं, उनका कॉस्ट वेक्टर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और उनकी वैल्यूज यहां एक्स बी कॉलम में। ठीक, फिर रो वाइज करते हैं। पहला जो कांस्टेंट था उसमें इन सब का कोफिशिएंट यहां, फिर सेकेंड कांस्टेंट में जो है उनका कोफिशिएंट, थर्ड कांस्टेंट में जो है उनका कोफिशिएंट मैंने लिख दिया। ठीक, अब याद करिए मैंने क्या बोला था आपको, यहां पे एक एक्स्ट्रा रो ऐड करते हैं, इसको लिखते थे सीजे। सीजे क्या होता है, यहां पे ये पूरे टेबल में सिंप्लेक्स मेथड के आखिरी तक टेबल में यही एक ऐसा रो होगा जो फिक्स होता है, और वो क्या है, हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट क्या है 5 3 0 0 0। तो ये हो गया y1 का, y1 मतलब x1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 5, यहां पे 3, ये 0 0 0, ये कॉस्ट वेक्टर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सबका लिखा 5 3 0 0 0, ये लिख दिया आपने। अब आते हैं मेन, मेरा प्रोसेस शुरू होता है क्या, नेट इवैल्यूएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, जेड, हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग यहां से आप करते हैं जेड, यहां लिखिए। ठीक है, ठीक, यहां से देखिए जब इसको आप जेड क्या था याद करिए, सीबी ना, याद करिए। और ये जो जैसे भी आप लिखते थे वाई आई जे या जो भी लिखते थे आप, ये करते क्या है, बहुत आसान है। ये कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लीजिए, यहां मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। तो 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, प्लस 10 इंटू 0 0, प्लस 12 इंटू 0 0। तो अल्टीमेट ये 0 आता है। ये वैल्यू जो मेरी है ना, ये जेड की वैल्यू आती है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे जेड जे माइनस सी जे निकालना है। अब मतलब ये जो वेरिएबल्स है इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहां से स्टार्ट करिए। अब ऑब्वियस सी बात है 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, इसी तरीके से करेंगे ये 0, क्योंकि ये सब 0 है ना। अब देखिए 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0, तो ये सब के सब इसी तरीके से आप चेक करेंगे, ऐसे करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ये 0 आ गया। अब नेट इवैल्यूएशन निकालना है, तो यहां पे आप लिखेंगे जेड जे माइनस सी जे। तो ये मेरा जेड जे आया, मतलब ये क्या है Z1, ये है Z2, Z3, Z4, Z5। अब क्या करना है, इसमें से सीजे देखिए ये ऊपर लिखे आप ना, तो 0 माइनस 5 करेंगे तो ये आएगा -5, प्लीज चेक करिएगा। 0 माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा -3, 0 माइनस 0 करेंगे 0, 0 माइनस 0 करेंगे 0, 0 माइनस 0। याद समझ में आ रहा, जेड जे माइनस सी जे। तो इसके लिए Z1 माइनस C1 -5, Z2 माइनस C2 -3, Z3 माइनस C3 0, उस तरीके से आपने ये कैलकुलेट किया। ये मेरा नेट इवैल्यूएशन। अब याद करिए फिजिबल सॉल्यूशन, तो मेरा इनिशियल सॉल्यूशन तो बेसिक फिजिबल है ही, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमल है, इसके लिए कंडीशन क्या था याद करिए, ZJ माइनस CJ जो है सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। यहाँ पे 2 आ गए निगेटिव, दैट मीन्स ये मेरा करेंट सोल्यूशन जो है ना, जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाले या करेंट सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं है। तो ऑप्टिमल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, जो बेसिस में वेक्टर हैं ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अब जो नॉन बेसिक वेरिएबल है ना, ये था नॉन बेसिक वेरिएबल और ये है जिसको आपने 0 सेट किया है, देखिए x1 x2 को 0। अब इनमें से कोई ना कोई एक इंटर करेगा इस बेसिस में, और यहां पे बेसिस का एक जो वेक्टर है वो आउटगोइंग होगा। तो कैसे होगा, अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला था जो मोस्ट निगेटिव होगा जेड जे माइनस सी जे वाले रो में, उसके करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल इनकमिंग होगा। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए, मोस्ट निगेटिव -5 है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है ये क्या है y1 ना, y1 मतलब x1। ये मेरा वेरिएबल क्या करेगा, बेसिस में इंटर करेगा। जब ये इंटर करेगा तो आउटगोइंग निकालना है। अब याद करिए आउटगोइंग के लिए मैंने क्या किया था, क्या बताया था, तो ये मेरा लीडिंग कॉलम हो गया। अब आपको करना क्या होता है, यहां पे एक एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा, आप इसको लिखिए ना रेशियो। याद करिए क्या बोलते थे, मिनिमम रेशियो निकालते थे ना, याद आ रहा है कि नहीं। तो ये रेशियो, और ये किसका था, यही आपको ध्यान देना है, ये किसका था, इस XB ना यहां पे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे देखिए 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे देखिए 2 डिवाइडेड बाई 1, ये क्या आ गया मेरा 2।
फिर 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 ये क्या आ जाएगा, ये भी 2, और यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 3 ये आ गया मेरा 4। अब इसी में मैंने आपको बताया था कि इस कॉलम में अगर ये सारे के सारे ये जो एंट्रीज है ना ये वाले, अगर ये क्या होते, पॉजिटिव नहीं होते, मतलब या तो जीरो होते या फिर निगेटिव होते सब के सब, तो सोल्यूशन अनबाउंडेड होता। याद करिए, यही मैंने कंडीशन बताया था। बट यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं, एक भी पॉजिटिव होता तो उसी के करस्पॉन्डिंग आउटगोइंग में निकाल लेता। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव है, कोई निगेटिव या जीरो नहीं है। अगर कोई जीरो होता या निगेटिव होता तो उसको इस रेशियो में ना हम इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल पॉजिटिव वाले। सारे पॉजिटिव है, सारे रेशियोज निकाला। अब क्या था, इसमें से जो मिनिमम आएगा ना, जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ये रेशियो मिनिमम आएगी ना, वही आउटगोइंग होगा। समझ में आ गया? तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये दोनों रेशियो मिनिमम है, इसको बोलते हैं टाई सिचुएशन। जानबूझ के मैंने एग्जांपल लिया, ये क्या है, टाई सिचुएशन है। टाई सिचुएशन मतलब ये दोनों वैल्यूज मिनिमम है, टाई सिचुएशन। तो इसको करेंगे क्या कि जब टाई आ जाए ना, तो किसी भी एक वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, आउटगोइंग ले लीजिए। लेकिन जब टाई सिचुएशन हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। टाई है मतलब क्या हुआ, ए भी वेरिएबल आउटगोइंग होगा, ये भी आउटगोइंग हो सकता है। यहां पे जाके देखिएगा, इस कॉलम में जिसका कोफिशिएंट 1 हो ना, उसी को आप क्या कर लीजिए, आउटगोइंग ले लीजिए, उसको फिर सेलेक्ट करिए आउटगोइंग वेरिएबल, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये 3 होता, फॉर एग्जांपल ये 3 हो जाता ना, तब तो मेरा सेफ था ना कि यही आउटगोइंग होगा। मिनिमम रेशियो जो आएगी जिसके करस्पॉन्डिंग आ रही है वो वेरिएबल आउटगोइंग हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या था, टाई सिचुएशन आ गया। तो टाई सिचुएशन जब आए तो उसमें आप देखिए कि किसके करस्पॉन्डिंग 1 है इस कॉलम में, क्योंकि ये लीडिंग कॉलम है, उसी को आउटगोइंग करूंगा। तो ये मेरा देखिए 1 है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, आउटगोइंग वेरिएबल हुआ। याद करिए, ये मेरा आउटगोइंग हो गया। ऐसे एरो लगाइए। तो ये इनकमिंग था तो अंदर की तरफ मैं एरो लगाया, आउटगोइंग है तो मैं इसको बाहर की तरफ लगाया। कुछ बुक्स में इसको ऐसे कर देते हैं अंदर की तरफ, कोई इशू नहीं है। मैं आउटगोइंग के लिए ऐसे लगाऊंगा ताकि चीजें आपको समझ में आए। अब याद करिए, ये आउटगोइंग हो गया। तो मैंने वहां पे बताया था लीडिंग एलिमेंट या पायोट एलिमेंट, ये क्या होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग। इनकमिंग कॉलम ऐसे और आउटगोइंग, इनका इंटरसेक्शन जो होता है ना, ये मेरा क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट या पायोट एलिमेंट। अब देखिए, यहां से समझ में आ गया। अब यहां से अगली टेबल बनाएंगे। अब मैं इस पूरे प्रोसेस को फिर से रिपीट करता हूं। कॉलम इस तरीके से बनाएंगे, नेट इवैल्यूएशन कैलकुलेट किए। अगर सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते, ये सोल्यूशन मेरा ऑप्टिमल होता। लेकिन यहाँ पे 2 निगेटिव है, मतलब करेंट सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। मतलब क्या हुआ, जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है ना, उनमें से कोई ना कोई एक बेसिस में इंटर करेगा और बेसिक वेरिएबल कोई ना कोई एक जो है आउटगोइंग होगा। इनकमिंग बहुत आसान होता है, जो मोस्ट निगेटिव है वो इनकमिंग हो गया। अब इस कॉलम में, इसी कॉलम के हेल्प से हम आउटगोइंग वेरिएबल डिसाइड करते हैं। कैसे, एक्स बी डिवाइडेड बाई ये जो y1 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिवाइड करके ये रेशियो निकालिए। जो मिनिमम रेशियो होगी वही आउटगोइंग, जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आएगा वो वेरिएबल आउटगोइंग होगा। यहाँ पे लकीली टाई सिचुएशन आ गया। आप चाहते हैं ना तो S2 को भी आउटगोइंग ले सकते हैं, आंसर आएगा आपका। लेकिन आसान क्या होता है ना, इसको 1 करना है। और फर्दर स्टेप देखिए, अगर ये 1 नहीं होता तो क्या करते, इसी नंबर से यहां से लेके सबको डिवाइड करके इसको 1 कर लेते। याद करिए ना, तो यहां पे 1 है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना था, याद करिए, यही से अब मैं अगले टेबल पे जाऊंगा और अगला टेबल फिर ऐसे ही बनता है। मैं कोशिश करूंगा कि इतने में बन जाए ताकि आपको सारी चीजें दिख पाए। चलिए, तो फिर वही सब कुछ रिपीट करना है, सी बी, वाई बी, एक्स बी, ठीक है ना। यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, यहाँ पे s1, यहाँ पे s2 और यहाँ पे s3। पहले इतना लिख लीजिए, थीटा वाला कॉलम बाद में जरूरत पड़ेगी तो। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सबसे पहले जो होगा, आप बेसिक वेरिएबल्स वाला कॉलम को आप क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो पहले मैं टेबल बना लूं। ये टेबल थोड़ा सा बार बार जरूरत पड़ता है आपको। चलिए, ऐसे आप बना लेंगे ना
तो थोड़ी सी चीजें क्या होती है, आसान दिखती हैं। चलिए ये ठीक है ना, ये टेबल बनाना जरूरी होता है, मैंने ऐसे जस्ट बनाया। अब चलिए यहाँ पे सीजे आप फिर से लिखेंगे, सीजे हमेशा फिक्स होगा, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, ठीक है ना। चलिए इतने में हम कोशिश करेंगे कि सारे को लिख दे। अब चलिए एक एक को फिर से यही प्रोसेस पूरा रिपीट होगा। बेसिक वेरिएबल सब लिखेंगे। सबसे पहले YB कॉलम, मेरा आउटगोइंग देखिए S1 है यहाँ पे, तो S1 बाहर जाएगा और S1 की जगह क्या आएगा, Y1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Y1, ठीक है। बाकी S2 और S3 तो बेसिस में रहेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कॉस्ट वाला कॉलम। तो कॉस्ट वाला कॉलम क्या है, देखिए ये तो दोनों फिक्स रहेंगे, इनका कॉस्ट वेक्टर जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 है। Y1 मतलब यही से देखिए आपका मिल जाता है, Y1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ना x1 का कोफिशिएंट, क्योंकि x1 के लिए हमने Y1 वेरिएबल यूज किया है, तो ये 5 है और वो आपको यही से दिख जाता है, बार बार ऊपर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। तो Y1 के लिए 5 है कॉस्ट वेक्टर, तो यहाँ पे आपने 5 लिख दिया और आप चाहें तो पहले इसको फिल कर लीजिए 5 3 0 0 0। ये तो हर एक पूरे टेबल में ये फिक्स रहता है, क्योंकि आ कहां से रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, क्या करना था, ध्यान दीजिए, इसको यूनिटी बना दिया। हालांकि ये पहले से है, नहीं होता तो इसी नंबर से यहां से लेके यहां तक डिवाइड करके इसको पहले यूनिटी कर लेते। यूनिटी है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे ये चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ठीक, ये इसको एज इट इज लिखिए, प्लीज चेक करिएगा, ये एज इट इज रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने की जो बात है वो यहां पे अब क्या करना है, मैंने बोला था ना कि अब इस कॉलम में जो लीडिंग या पाइवट एलिमेंट है, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है इनको जीरो करना है, और यही मेन होता है। इसको समझिए कैसे जीरो करेंगे। अब इसको मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सेपरेट करूंगा, ये जीरो होगा। पहले एक एक को जीरो करिए, फिर इसको जीरो करेंगे। तो क्या करूंगा, ये जो पूरी रो है ना, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पे जो आते हैं, देखिए यहां पे, इनको क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो पहले इसको कर लीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 1 जा 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। और जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, वो हर जगह, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, और 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ गया। प्लीज चेक करिएगा। अब आते हैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया आपने 5, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा आ गया -3। निगेटिव आते हैं, घबराना नहीं है। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5। प्लीज चेक करिएगा, ये 0 है, 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 1 ही रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे 0 है और 0 इंटू 5 0 ही होगा, 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 रहेगा। यहाँ तक ठीक है। अब चलिए इसको भी 0 करना है, क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया आपने 6, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। ये देखिए, इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सेम ऑपरेशन हर एक एलिमेंट के लिए, तो 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। अब आते हैं यहां पे, ये चीजें क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो अब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी को तो 0 करना है। अब देखिए ये पूरा प्रोसेस जो था थ्योरी में, ये 1 रहेगा, बाकी सब के सब, ये लीडिंग जो कॉलम है इसके बाकी सब एलिमेंट क्या होंगे, 0। ये हो गया। सेम ऑपरेशन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 1 जा 3, 8 माइनस 3 करेंगे 5 आएगा। यहां पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आएगा। प्लीज चेक करते चलिएगा फ्रेंड्स। यहां पे आते हैं,
ठीक है ना, 0। एक्चुअली यहां से देखते हैं चूंकि ये सेम है तो मैं इसीलिए सेम कर दिया। ये देखिए 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ना, और इस 0 में सॉरी 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इस 0 में से सेपरेट करना है तो ये 0। यहाँ पे सेम 3 इंटू 0 0 हो गया, 1 में से सब देखिए ये है 1 में से सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस 0 ना, 0 इंटू 3 करेंगे 0, तो ये मेरा हो गया 1। यहां तक ठीक है। अब देखिए जो बेसिस में जो वेरिएबल है ना, बेसिक वेरिएबल्स y1 s2 और s3, इनके करेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। देखिए ये वाला कॉलम मैं टिक कर देता हूं ग्रीन से, ये कॉलम s2 और s3, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ में आ गया। तो बेसिक वेरिएबल जितने होंगे उनके करेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी ना, वो आइडेंटिटी होती है, चेक करिएगा। अब चूंकि बीच में ये 2 एलिमेंट्स आ गए इसलिए मैं वो ऐसे नहीं कर रहा हूं, बट इसको और इसको इंक्लूड करेंगे तो देखिएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा। प्लीज प्लीज चेक करिएगा। ठीक, अब क्या करना है, ठीक है, क्या करना होगा आपको, ZJ निकालना है। तो चलिए यहां पे मैंने लिख दिया ZJ। क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, पहले यहां से निकालते y1 से ना, तो 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते CB YB, ऐसे सॉरी CB YI से लिखते थे ना, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 0 इंटू 0 0 दिस, क्या मैं बोल रहा हूं, 5 इंटू 1 0 इंटू 0 और फिर यहां पे 0 इंटू 0, तो ये अल्टीमेट 5 आएगा। ठीक है, हाँ ये सॉरी यहां पे ये, ठीक। अब चलिए 1 इंटू 5 5 माइनस 3 इंटू 0 5 इंटू 0, तो अल्टीमेट ये आ जाएगा 5 AB। प्लीज चेक करिएगा, यहां पे भी देखिए 5 ना, बाकी ये सब 0 हो जाएंगे ना। अब देखिए 0 इंटू 5 0, फिर 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 5 करेंगे 0, इधर भी 0 0, ये 0, और सेम इसी तरीके से 0। तो यहां पे तो कोई टेंशन नहीं हुआ। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे सारी चीजें मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो अब मैं क्या निकालूंगा, ZJ माइनस CJ नेट इवेल्युएशन, ZJ माइनस CJ। तो देखिए कैसे, यहां से Z1 माइनस C1, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, फिर Z2 माइनस C2 5 माइनस 3 कितना होगा 2। प्लीज प्लीज चेक करिएगा, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब देखिए सारे के सारे ZJ माइनस CJ क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मेरा करंट सोल्यूशन ऑप्टिमल आ गया। अब अगर यहां पे भी कोई निगेटिव होता, फॉर एग्जांपल ये होता, ये इनकमिंग फिर थीटा रेशियो निकालते, यहां पे जरूरत नहीं, करंट सोल्यूशन क्या हो गया, ऑप्टिमल। अब देखिए मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, सारे के सारे ZJ माइनस CJ क्या थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ईच ZJ minus CJ this is greater than or equal to 0, optimal solution is achieved ना, is achieved। ठीक, मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव हो गया। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यही से अब मेरा फाइनल सोल्यूशन आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, अब ध्यान दीजिए आंसर। अब जब आ गया तो एक्चुअल अब क्वेश्चन में जाइएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, यहां पे तो यहां पे S1 S2 S3 की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इनका कोफिशिएंट 0 है। हम x1 और x2 की बात करेंगे। तो x1 यहां पे है क्या, देखिए यहां पे है, x1 के लिए हमने सफिक्स y1 यूज किया था और इसकी वैल्यू देखिए ये क्या है दिस। तो मेरा सोल्यूशन क्या आया, y1 इक्वल टू 2 मतलब x1 इक्वल टू 2। x2 देखिए बेसिस में नहीं है, मतलब अभी भी ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और मैक्स z मेरा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम z वो कहां से आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखिए क्या है मेरा 5x1 प्लस 3x2। तो 5x1 5 इंटू x1 की वैल्यू देखिए ये आया 2 प्लस 3 इंटू x2 की वैल्यू 0 है। और ध्यान दीजिए यहां पे ना ये तो बस हमने स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किया था ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतने से मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 0 मतलब 10।
तो मेरा फाइनल सोल्यूशन क्या आया, जो मेरी गिवन एलपीपी है उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आया, मैक्स जेड की वैल्यू 10 और x1 जो वेरिएबल है x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 0, ये आपका फाइनल आंसर आया। और ये जो मैक्स जेड है ना वो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने बोला था ना ये जेड की वैल्यू देगा, यही से आता है 5 2 जा 10 प्लस 0 इंटू, अच्छा बाकी कुछ है ही नहीं तो बाकी 0 इंटू 0 प्लस 0, तो ये देखिए 10। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दीजिए, तो यहां से आता है। हमने यहां पे भी 10 लिखा और आप चाहते तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब मैं पूरे जो प्रोसेस था सिंप्लेक्स मेथड, अब वापस जाके एल्गोरिदम देखिएगा, पूरी की पूरी चीजें समझ में आएंगी। मैं फिर से समराइज करूंगा ताकि कहीं से कोई डाउट न रह जाए। सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना होगा। पहला स्टेप था सिंप्लेक्स एल्गोरिदम का कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का, सारे के सारे कांस्टेंट इक्वेशन, ठीक है ना, राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट्स है वो सब के सब नॉन निगेटिव और सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल नॉन निगेटिव। तो यहां पे मैं देखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है, कोई टेंशन नहीं। यहां पे सब के सब इनइक्वालिटीज लेस देन और इक्वल टू हैं, ठीक है ना, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा। राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट्स हैं ये नॉन निगेटिव, सही, और सारे डिसीजन वेरिएबल नॉन निगेटिव। तो एक कंडीशन बस गड़बड़ हो रही है, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में बदलना। 3 स्लैक वेरिएबल्स ऐड इंट्रोड्यूस किया, मेरा एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो गया। और इस तरीके से आप लिखेंगे ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता। जैसे 0s1 यहाँ पे 0s2 0s3 ऐड कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से लिखा। अब क्या करना था, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। उसके लिए यही तरीका होता है कि जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है ना उनको 0 सेट कर दीजिए, मतलब नॉन बेसिक वेरिएबल्स ले लीजिए, और ये स्लैक वालों जितने हैं इनको बेसिक ले लीजिए। मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट बताया था n-m वाला, कुछ याद आ रहा है? चलिए, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मेरा ये आ गया। अब पहली सिंप्लेक्स टेबल आप बनाएंगे, टेबल इस फॉर्म से बनाते हैं, ठीक है ना। सीबी क्या है, कॉस वेक्टर के लिए कॉलम, वाईबी बेसिक वेरिएबल्स के लिए कॉलम, एक्सबी बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज, और ये y1 y2 s1 s2 तो वो वेरिएबल्स हैं, उनको हम कॉन्स्टेंट्स जो है ना वहां से इक्वेशन वाइज हम लिख के ये टेबल बना लिए। नेट इवैल्यूएशन निकालना मैंने, तो पहले ये z1 क्या होगा, ये y1 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है इनको cb के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, याद करिए। तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3 0। सेम उसी तरीके से z2 क्या होगा, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0, ये भी 0, इस तरीके से सब के सब 0। अब zj माइनस cj निकाला, z1 माइनस c1, तो 0 माइनस 5 मेरा माइनस 5, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 0 0, ये निकाल लिया मैंने। अब देखिए नेट इवैल्यूएशन में सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते, ये सोल्यूशन मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, करंट सोल्यूशन। बट मैं देख रहा हूं कि 2 निगेटिव है। थ्योरी क्या बोलता था एल्गोरिदम, मोस्ट निगेटिव वाला इनकमिंग होगा, मोस्ट निगेटिव -5, इसको मैंने इनकमिंग ले लिया। अब ये मेरा लीडिंग कॉलम है, तो यही से इसी के हेल्प से मैं क्या करूंगा, आउटगोइंग निकालूंगा। आउटगोइंग निकालने के लिए रेशियो निकालता हूं, कैसा, ये XB वाला का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जो मेरा लीडिंग कॉलम है ना उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिवाइड करके मिनिमम रेशियो। बट ये रेशियो निकालने से पहले इस कॉलम को चेक करिएगा, अगर इसमें सारे एलिमेंट या तो 0 है या तो निगेटिव है, कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन अनबाउंडेड हो गया, लिख के आप आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक पॉजिटिव है ना तब ये रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों का रेशियो निकाला, 2 डिवाइडेड बाई 1, 10 डिवाइडेड बाई 5 और 12 डिवाइडेड बाई 3, देखिए निकाला 2 2 4 आया। मिनिमम जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग रेशियो आएगी वो आउटगोइंग होता है। यहाँ पे मिनिमम 2 हो गए, ये मेरा टाई सिचुएशन हो गया था। और टाई सिचुएशन में क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे देखूंगा ना जिसका कोफिशिएंट 1 है, अगर है तो मैं उसको आउटगोइंग लूंगा। लेकिन ये तरीका मैंने बताया, आप चाहते तो S2 को भी आउटगोइंग ले लेते, आपका होमवर्क होगा, लेके करिएगा, आंसर सेम आएगा। मैंने इसको ले लिया। अब देखिए आउटगोइंग और इनकमिंग का जो इंटरसेक्शन एलिमेंट होगा ये लीडिंग एलिमेंट है, इसको हमें 1 बनाना होता है। इसके हेल्प से ये जो लीडिंग कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को 0 करना होता है। ये ऑलरेडी 1 है, तो अगला टेबल मैंने बनाया।
सबसे पहले YB कॉलम भरिए। S1 मेरा आउटगोइंग है, S1 की जगह X1 आ रहा है ना, ये देखिए X1 मतलब Y1 आ रहा है, तो मैंने इसको S1 को हटा दिया और इसकी प्लेस पे Y1 बेसिक वेरिएबल बना दिया। S2 S3 एज इट इज लिखा। इसके बाद आप कॉस्ट वाला लिखिए, फिल करिए कॉस्ट वाला। तो X1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए 5 है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा और बाकी ये एज इट इज। अब इधर XB से लेके आगे तक आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना होता है। सबसे पहले इसको 1 करना था। अगर 1 कुछ और होता, जैसे मान लीजिए 2 होता, तो 2 से यहां से लेके पूरे एलिमेंट्स को डिवाइड करते। हालांकि यहाँ पे 1 है, मैंने एज इट इज लिख दिया। इसके हेल्प से इसको और इसको 0 करना होता है। अब इसको मैं ऐसे कर दिया ना, इन दोनों को 0 करना होता है। तो कैसे 0 करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। तो जो यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, यहां से लेके आखिरी तक सेम ऑपरेशन। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, देखिए 0। फिर 5 इंटू 1 5 माइनस 5 ये 0, सेम ऑपरेशन लगा के ऐसे। फिर इसको 0 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, सेम ऑपरेशन। तो यहां से लेके यहां तक, तो 3 2 जा 6, 12 में से सबट्रैक्ट करेंगे 6, बाकी उस तरीके से किया। फिर ZJ निकाला, ZJ माइनस CJ। अब यहाँ पे सारे के सारे नेट इवैल्यूएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। करंट सोल्यूशन ऑप्टिमल हो गया, मतलब ये जो सोल्यूशन है मेरा ऑप्टिमल है। और यही से जो डिसीजन वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू लिख दिया, कहां से, XB कॉलम से। तो X1 की वैल्यू 2, X2 मेरा है नहीं यहाँ पे, मतलब वो नॉन बेसिक है, और नॉन बेसिक है मतलब 0, वो ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ है फ्रेंड्स 0, ये देखिए। तो यहाँ ये आखिरी तक चलेगा 0, तो ये 0 हो गया और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। ठीक है ना। S1 S2 S3 से ऑप्टिमल सोल्यूशन आने के बाद उनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो सिंपली क्या थे, स्लैग वेरिएबल्स थे ना, वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसको यूज किया था। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनका जो कॉस्ट है वो 0 है, कोई मतलब नहीं है, तो उनको मत लिखिए। यहां से मेरा सोल्यूशन। अब ये एग्जांपल अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो आपको अभी भी स्टिल डाउट होगा। पूरा सोल्यूशन आप कॉपी पे नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर सेम क्वेश्चन को रफ कॉपी उठाइए, बस क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। पूरे प्रोसेस को फॉलो करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालिए, सिंप्लेक्स टेबल बनाइए और यहां तक आप सॉल्व करिए। सॉल्व करके जब आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने एल्गोरिदम बताया था, फिर वापस एल्गोरिदम पे जाइएगा, वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास जेन्युइन, मैंने जो मेरा तरीका है, मैं जैसे पढ़ता था, जो सीखा, जो मुझे बेस्ट लगा, वो तरीका आपके सामने प्रेजेंट किया। ठीक है ना। तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। अभी जाइएगा नहीं, अगला होमवर्क एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ डाउट होगा तब भी कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, कुछ न कुछ जरूर कम्युनिकेट करते रहिए। ठीक है ना। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। और उन स्टूडेंट्स से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑलरेडी देखते हैं चैनल को बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरा जो मोटिव है, आप मास में क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। अब चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। पहले तो इसको घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है ये एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे सेम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। यहां पे देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है, तो याद करिए कैसे करेंगे। मैक्सिमाइज करेंगे तो मैक्स जेड स्टार लिखता था, और ये क्या होता है, माइनस जेड। याद करिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आपने मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर लिया ना, ये यही होगा ना। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया, ये देखिए नॉन निगेटिव होना चाहिए था ना, लेकिन ये निगेटिव है, तो इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी सारी की सारी लेस देन हो जाएंगी। 3 स्लैग वेरिएबल्स यूज कर लीजिएगा और फिर वही प्रोसेस जो इस वीडियो में हमने सीखा एग्जाम्पल 1 में, उससे सॉल्व करके आप निकालेंगे। ठीक है ना। कोशिश करिएगा, अगर आंसर आ जाएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।